हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सिद्धार्थ गुप्ता और आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद मी। एंड मैं दूसरा पार्ट वीडियो लाया हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जो कि पहला पार्ट का ही कंटिन्यूएशन है। जिन्होंने अभी तक पहला पार्ट वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आप उसको पहला वीडियो को देखिए, उसके बाद सेकेंड इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है और आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग कवर कर लिए थे अप टू मेजरमेंट्स ऑफ। हम लोग कवर क्या क्या किए थे पिछले वीडियो में कि मीनिंग और टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और फिर हम लोग कवर किए थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके फॉर्मूलाज, और उसके बाद क्लासिफिकेशंस, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के बारे में बात किया था लास्ट वीडियो में। परफेक्टली इन इलास्टिक के बारे में, डिमांड के बारे में बात किया था। उसके बाद यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। तो ये है मेजरमेंट तक हम लोग ने पढ़ा था, मेथड ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके दो टाइप थे, पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी। तो मैंने उसके बारे में भी एक्सप्लेन किया, पॉइंट के बारे में, और आर्क के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। तो आज बेसिकली हम लोग दूसरे पार्ट यानी परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जो परसेंटेज निकालने का है वो है परसेंटेज डेल्टा, मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और वी कैन से दैट डेल्टा क्यू divided by delta p into p by q. So here delta q is change in quantity demanded, delta p is change in price, q is initial quantity, p is initial price। और मैं आपको एक इसी का एग्जांपल दूंगा कि सम कैसा आता है इस पे। तो एक एग्जांपल मैंने लिया कि प्राइस दो तरह की है, एक 50 और एक है सेकेंड टाइम 40। तो जब 50 रुपीज़ का था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 100। जब प्राइस गिरा 40 हुआ तब जाके 150 यानी 150 उसका क्वांटिटी डिमांडेड था। तो डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा क्यू 50 होगा, क्योंकि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यानी 150 माइनस 100, तो 50 डिफरेंस आ रहा है, तो डेल्टा क्यू हो गया 50। डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस होगा, तो 40 माइनस 50 होगा, तो वहाँ पे 10 होगा। तो अब प्राइस तो इनिशियल प्राइस क्या था, 50 था, क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी कितना था, 100 था। तो आंसर क्या आएगा, फॉर्मूला में बैठा हो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, 50 by 10 into 10 by 100, तो आंसर आएगा 2.5 आंसर। तो इस तरह की सम्स आती है। ओके, आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर फॉर्मूलाज और मैंने जो एग्जांपल दिया। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब आ रहे हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे, जो कि है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। एक दूसरा मेथड है। तो पहले बात इसके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड आर इलास्टिक डिमांड व्हेन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर एंड अ राइज इन द प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1। सो जब भी प्राइस गिरेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर राइज होगा, और जब प्राइस राइज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर फॉल होगा, क्योंकि इलास्टिक डिमांड का यही रूल्स है। जब भी कोई भी कमोडिटीज या कोई भी गुड्स का प्राइस गिरता है तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है।
और जब भी उस कमोडिटी का प्राइस राइज होता है तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर कम जाता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो थोड़ा बहुत स्लोपिंग यहाँ पे आती है। ओके, मैं यूज करता हूँ। तो थोड़े बहुत स्लोपिंग्स ऐसे डायग्राम ऐसे बन जाती है। तो डायग्राम में जैसे 50 है पहले में और प्राइस था कितना 60, तो डायग्राम ऐसे बना। तो 50 प्राइस में 100 क्वांटिटीज हुआ है, तो जो बहुत डिफरेंस हो गए 100 और 50 में 50 का डिफरेंस है और 60 और 50 में 10 का डिफरेंस है। तो इलास्टिसिटी चेंज इन प्राइस लीड्स टू बिगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्योंकि डिमांड का चेंज परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जितना प्राइस से ज़्यादा, तो इसीलिए ग्रेटर देन 1 है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अब दूसरी है इन इलास्टिक डिमांड, व्हेन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी रिड्यूसेस टोटल एक्सपेंडिचर एंड द राइज in its price increase, total expenditure, price elasticity of demand will be less than 1। जब भी inelastic demand का ये है रूल्स कि जब भी कोई भी कमोडिटीज या कोई भी गुड्स उसका प्राइस गिरता है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, भी गिर जाता है। और अगर प्राइस अगर उसका राइज हो रहा है कमोडिटीज का, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर भी राइज करेगा। ठीक उल्टा इलास्टिक डिमांड का, ठीक उल्टा इन इलास्टिक डिमांड। तो जैसे मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया कि जब 14 प्राइस था, 14 रुपीज़ का प्राइस था, तो क्वांटिटी डिमांडेड 80 था। जैसे ही प्राइस गिरा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा, 88 हो गया। तो 14 और 10 में कितने की डिफरेंस है, 4 की डिफरेंस है। और 80 और 88 के बीच कितनी डिफरेंस है, 8 की डिफरेंस है। यहाँ 88 नहीं होगा, 82 होगा। तो ये गलती है प्रिंटिंग में, तो ये 82 होगा, तो 2 की डिफरेंस है। तो सबसे बड़ी डिफरेंस प्राइस पे है, तो इसीलिए वो लेस देन 1 होगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। चेंज इन प्राइस लीड्स टू अ स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन डिमांड। इस बार डिमांड का परसेंटेज कम हो गया देन द प्राइस से ज़्यादा, प्राइस का ज़्यादा परसेंटेज है देन द डिमांड, तो इसीलिए यहाँ पे लेस देन 1 होगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर। तो दूसरे पॉइंट में से तीसरे पॉइंट में चलते हैं, जो कि है यूनिटरी डिमांड। तो यूनिटरी डिमांड क्या बोलते हैं कि व्हेन अ टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटरी। तो जो भी कमोडिटीज या प्राइस पे कोई अंतर नहीं आ रहा, कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो उसका टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इक्वल्स टू यूनिटरी हो जाता है। तो अगर प्राइस राइज भी करे फॉल भी करे तो टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि अब जैसे प्राइस एक में फॉर एग्जांपल 40 प्राइस है, तो मैं 40 क्वांटिटीज़ खरीद रहा हूँ। और प्राइस 2 में क्या हो गया, 30 क्वांटिटीज़ है, 30 रुपीज़ का कमोडिटीज़ है और मैं उसको खरीद रहा हूँ और अराउंड 50 और 60। तो कर्व थोड़ा ऐसे होगा, तो दोनों की डिफरेंसेस भी इक्वल है। जैसे 10 की डिफरेंस है, पहले मैं 50 क्वांटिटीज़ खरीदता था, तो अब मैं 60 क्वांटिटीज़ खरीदा, क्योंकि प्राइस 10 रुपया गिर गया, तो 40 से 30 प्राइस आया, ठीक है। तो उनके डिफरेंस भी 10 है, इन क्वांटिटीज डिमांडेड की भी डिफरेंस 10 है। तो इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू यूनिटरी, यानी इक्वल टू 1 होगा। आई होप इट इज़ क्लियर, क्योंकि इन लोग के डिफरेंस इक्वल है। ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब आते हैं फैक्टर्स
affecting price elasticity demand. तो पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स. तो commodities with more and close substitute tends to have an elastic demand and one with a few and poor substitute has an inelastic demand. इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग को बहुत क्लोज सब्सटीट्यूट मिलते हैं, अब फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक रिफिल है जो कि मतलब एक लिंक क्वेश्चन की रिफिल आती है, एक फॉन्ट की रिफिल आती है और भी बहुत कुछ, बॉल पेन की रिफिल आती है. तो मैं जो भी चाहता हूँ उस मैं एक पेन में लगा सकता हूँ. डिपेंड करता है कि वो कौन सा रिफिल ऐड कर सकता है. तो बहुत सारे सब्सटीट्यूट होते हैं, बहुत सारे कंपनियां रिफिल बना रही है, तो वो इलास्टिक होता है. किसी का डिमांड बढ़ सकता है, किसी का डिमांड कम सकता है. रिफिल का अगर कमोडिटीज अगर हम लोग एक तो एग्जांपल ले तो कोई भी किसी का भी डिमांड बढ़ सकता है, चाहे वो लिंक क्वेश्चन हो, चाहे वो फॉन्ट का हो, चाहे वो और कोई कंपनी का भी हो. तो उसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट है रिफिल का, तो इसीलिए वो इलास्टिक डिमांड है. और जिसके पास सब्सटीट्यूट है, अब जैसे एक मैच बॉक्स या कोई और चीज़ जैसे जिसकी वीक है और पुअर है, बहुत ही फ्यू सब्सटीट्यूट हैं और उसके और जो भी सब्सटीट्यूट है वो पुअर है, मतलब बहुत ही ख़राब सब्सटीट्यूट है, तो वो इनइलास्टिक डिमांड हो जाता है. तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, मेनी क्लोज सब्सटीट्यूट इलास्टिक बोलते हैं, वीक और क्लोज को क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक सब्सटीट्यूट बोलते हैं. तो अब है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है नेचर ऑफ कमोडिटीज. The demand for necessities inelastic and the demand for luxuries and comfort is elastic. ठीक है, तो हम लोग को पता है कि जो हमारे डेली लाइफ में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, डिमांड है, वो इनइलास्टिक बोली जाती है. अब जैसे लग्जरीज, कंफर्ट, ये सब इलास्टिक है. ये सब ये वन टाइम की खुशी मिलती है और डिपेंड करता है कि उनका कितना इनकम है, लग्जरीज और कंफर्ट. लेकिन नेसेसिटीज ऑल ऑफ द पर्सन को उठाना पड़ता है, पुअर पीपल को, मिडिल पीपल को या रिच पीपल को. तो उनके लिए, हमारे लिए इनइलास्टिक ही रहेगा. लग्जरीज इलास्टिक रहेगा, वो डिपेंड करता है. तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, नेसेसिटीज इनइलास्टिक, लग्जरीज इलास्टिक. लग्जरीज में एग्जांपल दे सकते कार, एलईडी टेलीविजन एंड मेनी मोर. नेसेसिटीज में जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वाटर हो गए और मेनी मोर, मिल्क हो गए एंड मेनी मोर. ठीक है, तो ये सब हो गया नेसेसिटीज और लग्जरीज, और ये हो गया नेचर ऑफ कमोडिटीज. और नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड. तो द स्मॉलर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटीज, द स्मॉलर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा. एग्जाम्पल सॉल्ट, सोप, मैचेस इज हाईली इनइलास्टिक. अब जैसे कोई स्मॉलर प्रोपोर्शन है जिसमें इनकम बहुत ही कम जो स्पेंड होता है कमोडिटीज में, जो गुड्स पे जो स्पेंड होते हैं, और वो स्मॉलर विल बी जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ स्मॉलर प्रोपोर्शन का. सॉल्ट हो गया, सोप हो गया, मैचेस हो गया एंड मेनी मोर. तो ये सब क्या है, हाईली इनइलास्टिक है. तो ये हम लोग बहुत ही कम प्रोपोर्शन में खरीदते हैं. हम लोग बहुत ही इसमें कम रुपया देना पड़ता है, तो लेस मनी हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ता है ये सब स्मॉल प्रोपोर्शन इनइलास्टिक में. और जैसे हाई लार्ज प्रोपोर्शन इलास्टिक मतलब हो गया
कि सबसे ज़्यादा जैसे पैसा कहाँ खर्च होता है, जहाँ पे तेल में होता है, ऑयल में होता है, और फिर चॉकलेट्स में होते हैं, फिर लग्जरीज आइटम्स में होते हैं, कंफर्ट आइटम्स में होते हैं, नेसेसिटीज़ में होते हैं। तो ये सब होते हैं लार्ज प्रोपोर्शन जो कि इलास्टिक है। स्मॉल प्रोपोर्शन जो कि हम लोग के डेली यूज़ में होते हैं वो इन इलास्टिक है। तो आई होप इट इज़ क्लियर, तीसरा पॉइंट भी। और चौथा पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटीज़। The greater the number of uses to which a commodity can be put to, the greater will be its price elasticity of demand. तो मतलब जो भी मतलब उस कमोडिटीज़ को जितना नंबर ऑफ यूज़ कर रहे हैं हम लोग उस कमोडिटी को, उस पर्टिकुलर कमोडिटीज़ को, उसका ग्रेटर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। तो अगर ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे तो वो इलास्टिक होगा, अगर कम यूज़ करेंगे तो इन इलास्टिक होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एयर कंडीशनर हम लोग गर्मी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, ठंड में हम लोग कम यूज़ करते हैं, तो इलास्टिक भी है, इन इलास्टिक भी है। हीटर हम लोग ठंड में ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो इलास्टिक हो गया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर गर्मी आया तो हम लोग ने बहुत ही कम यूज़ करेंगे या तो नहीं यूज़ करेंगे, तो वो इन इलास्टिक हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है टाइम पे। अब जैसे पेन ग्रेटर ऑफ नंबर ऑफ यूजेस है तो वो इलास्टिक ही रहेगा, इन इलास्टिक नहीं होगा। सिंगल यूज में क्या आएगा कि पेंसिल फॉर अ लिमिटेड क्लास तक ही यूज़ करते हैं, जैसे 2 तक या तो 3 तक कोई स्कूल में, तो उसके बाद हम लोग पेन से लिखते हैं, तो वो हो गया इन इलास्टिक। फॉर एग्जांपल मैंने लिया, तो ठीक है, तो ये चौथा नंबर भी हो गया। फिर आते हैं इनकम इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो नंबर 5 जो पॉइंट है जो कि हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर है, जो कि हैबिचुअल इन इलास्टिक इलास्टिक एग्जाम्पल इज सिगरेट एंड मेनी मोर। तो मतलब जो हैबिट है, जो हैबिचुअल हो चुके हैं, इन इलास्टिक बोलते हैं, लेकिन जो हैबिचुअल नहीं है वो इलास्टिक बोलते हैं, और जो हैबिचुअल है वो इन इलास्टिक बोलते हैं। जैसे हैबिचुअल में जैसे आता है सिगरेट्स या ड्रग्स एंड मेनी मोर, या कोल्ड ड्रिंक्स या तो जंक फूड, वो हैबिचुअल है, इन इलास्टिक है। और इलास्टिक जो है मतलब वो जो नहीं करते महीने में एक बार या साल में एक बार जो करते हैं वो इलास्टिक कहलाता है। टाइम फैक्टर क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी इज जनरली लो इन द शॉर्ट पीरियड एज कंपेयर टू द लॉन्ग पीरियड। प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा लो होता है इन द शॉर्ट पीरियड अगर हम लोग कंपेयर करें लॉन्ग पीरियड में। अब जैसे शॉर्ट पीरियड में हम लोग तो गाड़ी नहीं लेंगे, शॉर्ट पीरियड में हम लोग बस से भी जा सकते हैं। लॉन्ग पीरियड के लिए हम लोग गाड़ी से जाते हैं और बहुत जन बस से भी जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोलकाता टू रांची या कोलकाता टू पुरी, कोलकाता टू वाइजैक, जो भी है, तो वो एक लॉन्ग पीरियड होता है। तो वो इलास्टिक पे मतलब टाइम फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आज जैसे समझ लो कि मैं किसी के शादी में जाना है या हाँ शादी अटेंड करना है, तो मैं गाड़ी से जाऊंगा। अगर वो शॉर्ट पीरियड है तो मैं गाड़ी क्यों लूँगा, मैं बस से भी जा सकता हूँ। लॉन्ग पीरियड के लिए मैं गाड़ी ले सकता हूँ। तो ये टाइम फैक्टर पे डिपेंड करता है। आई होप इट इज़ क्लियर ऑल द फैक्टर्स, आई होप इट इज़ क्लियर। और जो भी डाउट्स है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए, जिससे मैं उनको सॉल्व करके आपको क्लियर कर सकूँ।
तो फैक्टर्स हो गए। अब बचते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला बात तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of the quantity demanded of a commodity to change in income of the consumer। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो होता है कि जो कि एक डिग्री होती है कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जैसे इसका फॉर्मूला है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, या फिर हम लोग और एक फॉर्मूला बोल सकते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई इंटू वाई बाई क्यू, जो कि यहाँ ई वाई का स्टैंड है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे। वाई स्टैंड है इनिशियल इनकम के लिए, क्यू स्टैंड है इनिशियल क्वांटिटी के लिए, डेल्टा क्यू है स्टैंड करता है चेंज इन क्वांटिटी में, डेल्टा वाई स्टैंड करता है चेंज इन इनकम में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया किस चीज़ पे कौन सा अल्फ़ाबेट किसको नोट कर रहा है, तो आपको इजी होगा समझने में। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन तो हो गया। अब आता है टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहला है पॉजिटिव इनकम elasticity। तो income elasticity of demand for a goods is said to be a positive when with an increase in income of the consumer the amount purchase of the good increases, and with a decrease in the income of the consumer the amount purchase of the goods in decreases। तो income elasticity of demands वो goods हैं जो कि जो पॉजिटिव होते हैं जब वो उनका इनकम ऑफ द इनकम कोई भी कंज्यूमर का इंक्रीज हो जाता है और वो गुड्स को परचेज करने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और जब कंज्यूमर का इनकम गिर जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो गुड्स जो परचेजिंग करते हैं वो कम जाता है। तो फॉर मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव बिकॉज an increase in income leads to an increase in quantity demanded of the commodity। तो मतलब बहुत commodities को ऐसा है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव रहता है, क्योंकि जब इनकम इंक्रीज होता है कोई भी कंज्यूमर का तो क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज होती है। अगर ऑफ कोर्स अगर डिक्रीज करेगी इनकम और डिक्रीज हो जाएगा क्वांटिटी डिमांड है तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव में चला जाएगा। तो गुड्स विद पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स, जो कि जो गुड्स जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है उसको हम लोग नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। फॉर नॉर्मल कमोडिटीज यानी नॉर्मल गुड्स के लिए वी कैन क्लासीफाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज क्या क्या है मैं दिखा रहा हूँ। तो इनकम इलास्टिक पहला पॉइंट है इनकम इलास्टिक। इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन इनकम, द EY मीन्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल एक्सीड यूनिटी। The demand for the commodity is said to be income elastic in this case. Generally, the commodities of luxurious car like cars, color TVs and jewelries have high income elasticity of demand। यानी इसका मतलब ये है इस पॉइंट का कि कोई भी परसेंटेज चेंज, अगर कोई भी परसेंटेज चेंज होती है क्वांटिटी डिमांडेड में, अगर क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन, अगर ग्रेटर है देन द परसेंटेज चेंज इन इनकम, तो EY का वैल्यू जो कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो एक्सीड कर जाएगा, यानी लेस देन 1 हो जाएगा। तो डिमांड फॉर द कमोडिटी इज सेड टू बी इनकम इलास्टिक। तो हम लोग इसको इनकम इलास्टिक बोलते हैं। जैसे कमोडिटीज ऑफ लग्जरीज लाइक कार्स, कलर टीवी, ज्वेलरीज, ये सब के इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होते हैं।
तो आई होप इट इज़ क्लियर, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट प्लीज़ इसको नोट करते जाइए, मैं जो जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड्स में क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको नोट करिए, कॉपी में लिखिए और समझ जाइए एक बार में। तो दूसरा पॉइंट है इनकम इन इलास्टिक। तो इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज स्मॉलर देन द परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब जैसे अगर कोई भी परसेंटेज चेंज, जैसे कोई भी अगर क्वांटिटी डिमांडेड इस बार स्मॉलर देन द परसेंटेज चेंज इन इनकम में है, अगर वो छोटा है, तब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, लेस देन यूनिटी हो जाएगा। ठीक है, उस समय क्या हो रहा था, ग्रेटर देन 1 हो रहा था, इस समय क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि डिमांड फॉर द कमोडिटीज विल बी सेड टू बी द इनकम इन इलास्टिक। ठीक उल्टा, इलास्टिक का ठीक उल्टा इन इलास्टिक, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम इन इलास्टिक। नेसेसिटीज लाइक फूड, शॉप्स या क्लोथ्स हैव लो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये है इनकम इन इलास्टिक। तो तीसरा बस है यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। तो इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, so income elasticity of demand is equal to 1, unity मतलब 1. In this case the commodity has a unitary income elastic demand. Income elasticity of unitary represent a dividing line between income elastic and income inelastic demand. So unitary income inelasticity, जो भी परसेंटेज चेंज होती है क्वांटिटी डिमांडेड में ऑफ अ कमोडिटीज, वो इक्वल्स रहते हैं। अगर वो इक्वल रहते हैं चेंज इन इनकम में, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 होगा। तो उस केस में कमोडिटीज यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी कहलाया जाएगा। ठीक है, so I hope it is clear, all the 3 points you have noted down, I hope so. पहला पॉइंट तो हो गया पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक मैं पॉइंट सेट नहीं किया, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि कोई भी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ commodity is said to be negative when an increase in the income of the consumer leads to a fall in the amount purchased of a commodities and vice versa. तो जैसे भी कोई भी नेगेटिव, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैंने बोला था कि अगर इंक्रीज होता है कोई भी इनकम ऑफ द कंज्यूमर और स्टार्ट डिक्रीज हो जाए परचेजिंग पावर, तो मतलब फिर उसका क्या होता है कि नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कहलाया जाता है। जब भी इनकम बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, कमेगा। ठीक है, और जब भी इनकम घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल इंफीरियर गुड्स क्या क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स में मतलब बहुत कुछ आते हैं, जैसे मेज आएगा, बाजरा आएगा, ये सब नेगेटिव फूड ग्रेन्स जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारे इंफीरियर गुड्स होते हैं जो कि स्टार्ट फॉलिंग डाउन हो जाते हैं। अगर उनका इनकम बढ़ा तो डिमांड कम जाएगा, इनकम कम जाता है तो डिमांड बढ़ जाता है।
तो अब दूसरा पॉइंट आई होप इट इज क्लियर। तीसरा पॉइंट है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि अगर प्राइस अगर बढ़ भी जाए और या तो कम भी जाए, इनकम अगर बढ़े भी या कमे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहता है इस केस में। ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अब जैसे गुड्स हो गए, इनएक्सपेंसिव एसेंशियल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, ये सब को छोड़ के और बाकी जो भी गुड्स है वो सब कांस्टेंट रह जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा टॉपिक पे, जो कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि कोई भी परसेंटेज चेंज in quantity demanded of a commodity with respect to the percentage change in the price of its related commodities। तो इसके एक फॉर्मूला है इसका भी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ commodities x divided by percentage change in the price of the commodity y, या तो EXY equals to delta QX by delta PY into PY by QX। ओके, तो दो फॉर्मूलाज लग सकते हैं, या तो परसेंटेज या तो डेल्टा का, जो कि यहाँ पे EXY स्टैंड्स करता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर x ऑफ x फॉर y। QX डिपेंड करता है, स्टैंड्स करता है इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटीज x। डेल्टा QX स्टैंड्स करता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी x। PX स्टैंड्स करता है इनिशियल प्राइस ऑफ कमोडिटी y का। डेल्टा PX उसका चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी y का। तो हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आते हैं इसके टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि पहला पॉइंट है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is said to be positive when increase in the price of one commodity y leads to an increase in the demand for the other commodities। इसका मतलब ये है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो तभी पॉजिटिव रहेगा जब कोई भी प्राइस, कोई भी एक कमोडिटीज का प्राइस अगर बढ़ जाता है और उसका डिमांड भी बढ़ जाता है अदर कमोडिटीज का। जैसे एक एग्जांपल हमने पढ़ा भी है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड में, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोल के। अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाता है, या कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो टी का डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है, तो कॉफ़ी का डिमांड कम जाता है। तो यही सेम फंडा है इसमें, इस पॉइंट में भी। तो when two goods are substitute for each other, cross elasticity will be positive because the decrease in the price of one decrease in the demand for the others। तो एक का डिक्रीज हो रहा प्राइस, एक का डिक्रीज हो रहा डिमांड, तो इसीलिए पॉजिटिव रह जाता है क्रॉस इलास्टिसिटी। तो पहला पॉइंट आई होप इट इज क्लियर। और दूसरा पॉइंट है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि ठीक उल्टा है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कि डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग ने पढ़ा था। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन अ फॉल इन द प्राइस y लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर x। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तभी नेगेटिव बोलते हैं हम लोग जब कोई भी प्राइस y का प्राइस अगर गिर जाता है और डिमांड x का बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रेड और बटर का, ब्रेड का प्राइस बढ़ गया, कम गया, ठीक है, तो बटर का दाम, बटर का डिमांड बढ़ेगा कि घटेगा? ऑफ कोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर ब्रेड का प्राइस अप हो जाता है तो डिमांड क्या होता है? डिमांड बटर का डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ब्रेड का दाम बढ़ा दिया तो बटर कौन लेने जाएगा?
कोई नहीं, क्योंकि वो उन लोग दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि ब्रेड अगर है तो बटर भी चाहिए, तो इसीलिए हम लोग इसको नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो तीसरा है लास्ट पॉइंट, जो कि है जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So cross elasticity is said to be zero when a change in the price of one quantity does not affect the demand for other commodities. तो अगर क्रॉस इलास्टिसिटी तभी ज़ीरो कहलाया जाता है जब कोई भी प्राइस एक कमोडिटीज़ का वो चेंज, मतलब कोई भी कमोडिटीज़ का अगर प्राइस चेंज होता है तो और वो इफेक्ट नहीं करता डिमांड ऑफ कमोडिटीज़ X को, तो वो तभी ज़ीरो कहलाया जाता है। If the two goods are related to each other, say T and TV set, cross elasticity of demand will be zero. अगर हम लोग बोला जाए कि दो गुड्स रिलेटेड है each other, जैसे कि T and TV set, ये दोनों रिलेटेड है, तो इन लोग का क्रॉस इलास्टिसिटी ज़ीरो रहेगा, क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगर इस T का प्राइस अप भी हो जाए तो डिमांड ऑफ टीवी तो बढ़ेगा भी या कमेगा भी। अगर टीवी का प्राइस अप हो जाए तो टी का डिमांड बढ़ेगा ही, कुछ नहीं होगा उसको, टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो मैंने टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हो गया, आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो आज हम लोग ने क्या क्या कवर किया, पहला तो हम लोग ने परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड सीखा, उसके फॉर्मूलाज के बारे में जाना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में सीखा, उसका फॉर्मूलाज के बारे में जाना, उसके टाइप्स के बारे में जाना। 3 टाइप थे, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड और फिर लास्ट में था यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, मैंने डायग्राम भी दिखाया और उसके बाद लास्ट फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में समझाया। उसके टोटल 6 पॉइंट्स बताया, 6 पॉइंट्स लिख दोगे तो भी फुल मार्क्स मिल जाएगा बोर्ड में। तो और एक्सप्लेन बढ़िया करना पड़ेगा तो जिससे मार्क्स पूरा मिल पाए। ऐसा नहीं कि आप लोग 2 लाइन लिख दो मार्क्स मिल जाएगा, नहीं, आपको विथ पैराग्राफ समझाना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। 3-4 लाइन लिखने से इनफ है। ठीक है, तो मैंने फैक्टर समझाया, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, नेचर ऑफ द कमोडिटीज, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटीज, प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंड, टाइम फैक्टर्स, हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, ये सब समझाया। उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझाया, उसका डेफिनेशन समझाया, उसका फॉर्मूला समझाया, उसका टाइप समझाया। टाइप में पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी के अंदर 3 टाइप थे, इनकम इलास्टिक, इनकम इनइलास्टिक, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी। और दूसरा पॉइंट नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा है जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर लास्ट में हम लोग ने समझा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसके टाइप्स। अब जैसे पहले टाइप थे पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा था नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या तीसरा भी हम लोग ने समझा जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आई होप मैंने मतलब सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए इस चैप्टर के। अब बस न्यूमेरिकल्स पोर्शन बचा हुआ है, तो मैं उसको आई होप मैं जल्दी से जल्दी ये वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट वीक में न्यूमेरिकल्स का, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स मैं सॉल्व करूँगा, दिखाऊंगा कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसा फॉर्मूलाज, कहाँ पे फॉर्मूलाज पुट करना पड़ता है, कौन से टाइम पे। तो मैं वो सब समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी थ्योरी पोर्शंस थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं
जिससे मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करके आपको क्लियर कर सकूँ। और पार्ट 3 वीडियो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। फॉर सच वीडियोस सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, हमारे चैनल को पॉजिटिव दीजिए, और जिससे हमें भी पॉजिटिविटी मिले कि हाँ, लोग चैनल देख भी रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो हम लोग और भी मेहनत करेंगे इस चैनल को ग्रोथ करने में। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस फॉर आवर चैनल एंड फॉर मी, एंड कीप सेफ एंड बाय बाय।